तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान ब्रोकली की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अच्छी आय के लिए करें गर्भित बकरियों और मेमनों की उचित देखरेख। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी को तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रोकली का प्रचलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मांग बड़े शहरों, होटलों, रेस्टोरेंट में अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी भी मिलती है। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, वे किसान इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। तो किसान इसकी पौध तैयार करने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पौध तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीजन में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूल गोभी का है। इस फसल को किसान अब उगाने लगे हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए।
बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी, और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा, और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार ये देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं, इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने निकाला है पालम समृद्धि, ये पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है, तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाजार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का पाउडर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर जितने फूलगोभी बंदा गोभी में कीट पतंगों का प्रकोप होता है, ब्रोकली में थोड़ा कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे शुरुआती दिनों से ही नीम बेस जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हर 15 दिन 10 दिन के अंतराल पे आप करते रहें। मुख्य खेत में बुआई करने के हर 10-10 दिन के अंतराल पे तो आपको रासायनिक जो कीटनाशक है उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्बिडीन, नीमाक्योर या अन्य नाम से नीम आधारित जो दवा है बाजार में उपलब्ध है, उसका हर 10 दिन 5 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और अचानक बहुत अधिक कीट का प्रकोप होता है, पत्ते को पूरी तरीके से छेद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कीड़े या खाते हुए दिखाई पड़ते हैं दूसरे जो कैटरपिलर हैं, तब आपको क्यूराक्रोन नाम की एक दवा आती है, प्रोफेनोफॉस है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों बाजार इसका उपलब्ध है, सभी लोग ब्रोकली चाहते हैं। जितने बहुत सारे एक से एक डिशेस बनाए जाते हैं शहरों में, इसलिए ब्रोकली का शहर में बहुत डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है। कंपैरेटिवली फूलगोभी बंधा गोभी के तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है, ये हल्का होता है और प्रति पीस के हिसाब से ये बिकता है, किलो में आमतौर पर इसे नहीं बेचा जाता है। तो किसान भाइयों हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। किसान भाइयों अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर
कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक का पार्थिव शरीर पानीपत में सबसे पहले टीडीआई सिटी स्थित उनके नवनिर्मित मकान में लाया गया, जहां विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे का वीडियो सामने आया है, जो दिल दहलाने वाला है। दरअसल इस हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नाव हादसे के बाद तकरीबन 12 से अधिक लोग नदी में कूद ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही पशुपालक ले पाते हैं जो गर्भित बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय आप बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधनों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर HC यादव से। तो चूंकि बकरी बच्चे को भी पाल रही है एवं शरीर को भी उसको अपने को शरीर को भी मेंटेन करना है, तो इस हिसाब से बच्ची जो बकरी को अपन खान पान दे रहे हैं, जो पशु आहार दे रहे हैं, उसमें 25% पशु आहार और एक्स्ट्रा अपनी गाभिन बकरी के लिए हमें और बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो बच्चा देने वाली है वो स्वस्थ बच्चा जन सके। इसी के अगर लगता है हमें कि हमारी बकरी 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, तो हमें कम से कम 30 ml कैल्शियम की मात्रा बकरी को कम 10 दिन लगभग दे देना चाहिए। बड़े आराम से ब्याएगी और जो जेर ना गिरने की समस्या होती है, प्रोलैप्स होने की समस्या होती है, ये भी नहीं होती है। और कोशिश ये होना चाहिए कि बकरी हमारी शेड में ही रहे, एवं जो शेड के बाहर जो हमने जो बाड़ा बनाया है, बाड़े में रहे। बाड़े की व्यवस्था भी यही हो कि बाड़े में किसी भी तरह से गीलापन ना हो, बकरी के पैर गीले ना हो, और बाड़े में घूम लें, 2 दिन में बाड़े में घूम लें, और बरसात अगर होती है तो उसको पुनः शेड में कर दिया जाए। यही व्यवस्था हमें मुख्य रूप से इस समय बरसात के समय में देखना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन इनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब हमारी बकरी के ब्याने की बात आती है। जिस दिन हमारी बकरी बच्चा देती है, हम उस बकरी के आसपास रहें। बच्चा देने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल सुस्त रूप से रहता है, तो हम सबसे पहले ध्यान दें कि बच्चे के नाक में अगर कोई सलाइवा, मुंह में कोई सलाइवा भरा है तो उसको साफ कर दें। बच्चे के सलाइवा को साफ करने के बाद थोड़ा पेट को हल्का हल्का सा दबा दें, ताकि बच्चे सांस लेने में शुरू हो जाए और सांस लेना उसका रेगुलर चालू हो जाए। तो हल्का दबाने से फेफड़े एक्टिव होते हैं और बच्चा सांस लेने लगता है बड़े आराम से। सलाइवा मुंह से और नाक से निकालने के बाद फिर बात आती है बच्चे की नाभ की। 4 इंच अब उनको देखना चाहिए कि 4 इंच छोड़ के एक अच्छे साफ सुथरे धागे से बच्चे की नाभ को बांध देना चाहिए धागे से, और धागे के जहां हमने गठान लगाई है, जोर से बांधा है, उसके नीचे साफ सुथरे ब्लेड से नाभ को काट देना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार के कुत्ते बिल्ली पास में आ जाते हैं या कुछ भी है तो वो पहले नाभ को ही देखते हैं। नाभ बकरी भी चाटते समय नाभ को ही चाटती है, तो बकरी की बच्चे की नाभ में घाव बन जाते हैं, इससे बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी कोशिश हो कि नाभ को हम पहले से ही काट दें। नाभ को काटने के बाद PP लोशन टिंचर आयोडीन से उसको सील कर दें, ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे।
प्रायः देखा गया है कि हम बच्चे को दूध पिलाने में बहुत देरी कर देते हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चा जन्मने के बाद उसको आधे घंटे के अंदर उसी माँ का दूध उसको मिल जाए, पहला दूध मिल जाए। इससे उसको बहुत सारी ताकत बच्चे को मिल जाती है और बच्चे का पेट भी समय से साफ हो जाता है। तो हमें पूरी तरह से ये कोशिश करना चाहिए कि हम आधे घंटे के अंदर बच्चे को पहला दूध जरूर पिला दें। फिर बात आती है बच्चे के खान पान की। तो 1 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, उस अलग से कोई आहार देने की ज़रूरत नहीं है। इसी व्यवस्था की तरह 1 महीने के बाद थोड़ा बच्चे को अपन चाहें तो हरी पत्तियाँ खिलाने की आदत डाल सकते हैं, हरी मुलायम पत्तियाँ उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। किसान भाइयों, इसी प्रकार से पानी की बात आती है। अगर हमारे यहाँ नल कनेक्शन है तो उसी का पानी पिलाएं, बाहर के स्रोतों का पानी अपन ना पिलाएं। 1 महीने के अंदर बच्चे को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर पिला देनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेट में कोई वर्मीसाइड पनपते हैं या अंतः परजीवी के लिए समय समय पर उनको एल्बेंडाजोल दवाई जो हमारे मार्केट में मिल रही सामान्यतः मिल जाती है, हमारी सरकारी संस्थाओं में खूब आराम से मिल जाती है। तो एल्बेंडाजोल की दवाई समय समय पर अपने बच्चों में देते रहें। किसान भाइयों, अब बच्चा अपना अगर इसके बाद 3 महीने का जब होता है, 3 महीने में पहला टीका अपन को बच्चे को PPR का लगवा देना चाहिए। इसके बाद 6 महीने होने पर जो और बीमारियां जो सामान्यतः बकरियों में होती हैं, जैसे HS हुआ, FMD हुआ, ब्लैक क्वार्टर हुआ, इंट्रोटॉक्सीमिया हुआ, इन बीमारियों का रेगुलर टीकाकरण 6 महीने बाद अपन को अपने बच्चों में करा देना चाहिए। अब सभी प्रकार के टीकाकरण जो मैंने पहले बताए हैं, इन समस्त बीमारियों का टीकाकरण 1 साल के अंदर सभी बच्चों में करा लेना चाहिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले में 4 लोगों की तलाश में जुटी है। हैदराबाद में 17 और 18 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीएम गहलोत और PCC चीफ डोटासरा होंगे शामिल। रैली और जनसभा का भी होगा आयोजन। सनातन को मिटाने वाले राजस्थान से मिट जाएंगे। अजमेर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है जो कि बढ़वार की अवस्था में है और अभी बारिश और तेज हवाओं के कारण फसल गिरने का डर बना रहता है। साथ ही कई बार ऐसे मौसम में कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे फसल उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी है। तो आप गन्ने की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, जिस बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंसाना। आज हम गन्ना फसल के बारे में बात कर रहे हैं।
गन्ना एक प्रमुख शर्करा फसल है और पूरे देश में प्रमुख रूप से शक्कर का निर्माण गन्ना फसल से किया जाता है और गन्ना किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। इससे उन्हें काफ़ी मात्रा में पैसा प्राप्त होता है और वो अपना जीवन यापन करने में सफल होते हैं। गन्ना एक लंबी फसल है। गन्ने की फसल में जल प्रबंधन एक प्रमुख बात है और हमें पानी, चूँकि ये लंबी फसल है, इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर गैप पानी में ज़्यादा है तो हमें अपने गन्ने की फसल में पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना चाहिए और उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। इसी के साथ साथ गन्ने की फसल में अभी इस मौसम में बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई फर्टिलाइजर अपना पूरा 100 दिन की अवस्था तक फसल में दे चुके होंगे। मगर जो किसान भाई अपनी फसल देर से लगाएं तो वो जो भी यूरिया की मात्रा शेष है उसका छिड़काव इस वक्त अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फसल में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी न रहे। गन्ना बरसात के मौसम में बहुत स्पीड से बढ़ता है, उसके पहले गन्ना की बढ़वार ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो इस अवस्था में जब गन्ना बहुत स्पीड से बढ़ेगा तब अगर हमने उसको हवा के कारण से गिरने की संभावना बढ़ जाती है तो हमें बंधाई का काम आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे आखिरी की किनारे के जो 2 लाइन है उनमें क्रॉस में, मतलब 2 पौधे एक लाइन के और बीच में एक तीसरा पौधा दूसरी लाइन का, इस तरीके से 3 पौधों का ग्रुप बनाकर और गन्ने के पत्तों से उसकी बंधाई का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार बंधाई करने से आपके खेत में गन्ना गिरने की समस्या नहीं रहेगी। गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ गन्ने में कई तना मक्खी और जो इल्लियां हैं वो देखने के लिए भी मिलती हैं। स्टेम बोरर और रूट बोरर भी हमारे गन्ने की फसल में इस मौसम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। टाप बोरर यानी चोटी बेधक, इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिसे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारी फसल में इस प्रकार के कोई कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो हम कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड या कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल कीड़ों की रोकथाम हम कर पाएँ और उससे हमारी फसल को नुकसान न हो। इन्हीं सब बातों का ध्यान रख के अगर हम गन्ने का फसल लेंगे तो आपको अच्छी फसल देखने के लिए मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुरलिया, जिला जयपुर के ब्रिजेंद्र कुमार ने। आपने नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है और जैसा कि हम देखते हैं इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है। ये इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दे,
पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दें और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं, जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं, इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़